हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8वीं कक्षा के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो क्या नाम है चैप्टर का? सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है जैव विविधता तथा वर्गीकरण की आवश्यकता। जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। ओके, तो अभी यहाँ पर जैव विविधता किसे कहते हैं, क्या होता है जैव विविधता? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक सजीव के रूप और जीवन शैली में पाई जाने वाली भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के इनके रहने का ढंग का अलग होता है, इनके खाने पीने का ढंग अलग होता है, तो इनके जीवन शैली में विभिन्न प्रकार इनकी भिन्नता पाई जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या हुई? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक सजीव के रूप और जीवन शैली में पाई जाने वाली भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अब अगला हुआ कि वर्गीकरण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लासिफिकेशन की, सजीवों के क्लासिफिकेशन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी कि पृथ्वी पर और समुद्र में सब मिला लिया जाए तो कई लाख सजीव हैं, जीव जंतु हैं, और इन जीव जंतुओं के बारे में अगर हमको इनका अध्ययन करना है, इनकी जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमारे लिए आसान बात नहीं है। तो इनकी जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है, इनके बारे में अध्ययन करना है, तो इनको हमको ग्रुप में बांटना पड़ेगा इनके सिमिलरिटी के आधार पर, क्योंकि उसके बिना हम इनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पृथ्वी पर ज़मीन और समुद्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 87 लाख प्रजातियां ज्ञात हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना चाहिए, ऐसी आवश्यकता हमको महसूस हुई। सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए। तो सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हिटाकर। इन्होंने वर्गीकरण के लिए एक मापदंड बनाया। क्या मापदंड था इनका? पहला था कोशिका की जटिलता। कोशिका की जटिलता। ओके, तो पहला मापदंड था इनका था कोशिका की जटिलता। कैसे है कोशिका? आदि केंद्र की है कि दृश्य केंद्र की है? आदि केंद्र की, और क्या है? दृश्य केंद्र की। तो इन्होंने पहले बताया कि कोशिका, पहला पॉइंट था इनका वर्गीकरण का मापदंड का, कि कोशिका की जटिलता कैसी है? कोशिका वो आदि केंद्र की है कि दृश्य केंद्र की है? अब क्वेश्चन उठता है कि आदि केंद्र की क्या है? तो आदि केंद्र की कोशिका में केंद्रक आवरणहीन होता है। क्या होता है? केंद्रक आवरणहीन होता है।
यानी केंद्रक अथवा कोशिका स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि केंद्र की। दूसरा है दृश्य केंद्र की। दृश्य केंद्र की क्या है कि इसमें केंद्रक जो है आवरणबद्ध होता है। केंद्रक क्या होता है, आवरणबद्ध। केंद्रक आवरणबद्ध होता है, यानी इसमें केंद्रक अथवा कोशिका स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं। तो ये है आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। तो विटाकर का पहला पॉइंट था इसके मापदंड का कि कोशिका की जटिलता कैसी है, कैसी कोशिका है, कोशिका आदि केंद्र की है कि दृश्य केंद्र की है। तो आदि केंद्र की आपने समझ लिया कि केंद्रक आवरणहीन होता है, केंद्रक अथवा कोशिका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दृश्य केंद्र की है मतलब केंद्रक आवरणबद्ध होता है, यानी केंद्रक अथवा कोशिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहला पॉइंट इनका ये हो गया। दूसरा था इनका पॉइंट कि सजीवों के प्रकार कैसे हैं। सजीवों के प्रकार या जटिलता। ओके, यानी ये एक कोशिकीय हैं कि बहुकोशिकीय हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ओके, तो दूसरा पॉइंट था सजीवों के प्रकार या जटिलता, यह एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय। अभी यह क्वेश्चन उठता है कि एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है। तो ऐसे सजीव जिसके शरीर की रचना सिर्फ ओनली वन को सेल से, सिर्फ एक कोशिका से होती है, ऐसे सजीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय। और ऐसे सजीव जिनके शरीर की रचना एक से ज़्यादा कोशिकाओं से होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। तो इनका दूसरा पॉइंट था सजीवों का प्रकार कैसा है, मतलब वह सजीव एक कोशिकीय है कि वह सजीव बहुकोशिकीय है। तीसरा पॉइंट था इनका पोषण का प्रकार कैसा है। पोषण का प्रकार। ओके, तो तीसरा है पोषण का प्रकार कैसा है, मतलब वह स्वयं पोषी है कि परपोषी है। स्वयं पोषी और परपोषी। तो पोषण का प्रकार कैसा है, स्वयं पोषी है कि परपोषी। स्वयं पोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वयं पोषी, और ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परपोषी। दूसरा स्वयं पोषी में यहाँ पर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनको परपोषी बोलते हैं। स्वयं पोषी में क्लोरोफिल पाया जाता है या पर्णहरित पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन ये बना लेते हैं। और परपोषी में क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट था इनका जीवन शैली। जीवन शैली मतलब वह उत्पादक है कि भक्षक है कि विघटक है। और पांचवा पॉइंट इनका था कि वंशावली संबंध। वंशावली संबंध यानी ये आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की या एक कोश की से बहुकोश की, इसका वंशावली संबंध क्या है। तो इन्होंने विटाकर ने सजीवों के वर्गीकरण के लिए 5 मापदंड बनाए थे। मापदंड, इनके 5 मापदंड हैं। कौन कौन से। कोशिका की जटिलता कैसी है, वह आदि केंद्र की है कि दृश्य केंद्र की। दूसरा मापदंड था कि सजीवों के प्रकार कैसे हैं, एक कोश की है कि बहुकोश की। तीसरा था पोषण की पद्धति कैसी है, प्रकार कैसा है, वह स्वयं पोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है कि परपोषी है और दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। चौथा था जीवन शैली इसकी कैसी है, यह उत्पादक है कि भक्षक है, उत्पादक, भक्षक या परपोषी क्या है, यह जीवन शैली इसकी कैसी है। और पांचवा था वंशावली संबंध। ओके,
तो इनका ये 5 मापदंड था। उसके बाद इस आधार पर इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था, जिसको बोलते हैं व्हिटाकर की पंच जगत वर्गीकरण। पहला क्या था व्हिटाकर का? जगत मोनेरा। जगत मोनेरा। दूसरा क्या? जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तीसरा जगत कवक। जगत कवक। चौथा वनस्पति जगत। और 5वां प्राणी जगत। ओके, तो व्हिटाकर ने 5 भागों में सजीवों का वर्गीकरण किया था। पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत कवक, चौथा वनस्पति जगत और 5वां प्राणी जगत। अब हमको यही एक एक करके देखना है कि इसमें क्या क्या है। तो पहला हम पढ़ते हैं जगत मोनेरा। ओके, तो जगत मोनेरा के बारे में इन्होंने, इसकी विशेषता क्या है कि ये सभी एक कोश के सजीव हैं। जगत मोनेरा क्या है? एक कोशिकी हैं। यह स्वयंपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। स्वयंपोषी और परपोषी। तो स्वयंपोषी और परपोषी दोनों होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सजीव होते हैं। मतलब इसमें केंद्रक अथवा कोशिका अंगक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इनकी विशेषता है किसकी? जगत मोनेरा के। क्या क्या हुआ? ये एक कोशिकीय होते हैं, ये स्वयंपोषी अथवा परपोषी होते हैं, और तीसरा क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सजीव होते हैं। इसमें केंद्रक अथवा कोशिका अंगक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा है जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा। ओके, सेकंड है जगत प्रोटिस्टा। ओके, तो जगत मोनेरा में आपका एग्जाम्पल और आएगा। इसमें क्या क्या आएगा इसका एग्जाम्पल? इसमें है सर्पिलाडू, और दूसरा क्या है? गोलाब। तो ये जगत मोनेरा के उदाहरण है। ठीक है, तो अगला आपका है जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा में क्या विशेषता इसकी है कि यह एक कोश के सजीव होते हैं। यहाँ पर भी है एक कोश के सजीव हैं। कोशिका में केंद्रक स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देते हैं। किसमें? जगत प्रोटिस्टा में। और केंद्रक आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, यानी ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। कौन? जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा की पहली विशेषता आपने देखा कि यह एक कोशिकीय होता है। कोशिका में केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। केंद्रक आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, यानी ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये स्वयंपोषी होते हैं अथवा परपोषी होते हैं। दोनों टाइप के होते हैं, स्वयंपोषी और परपोषी, दोनों टाइप के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पैरामीशियम, युगलीना और अमीबा, ये इसके उदाहरण हैं जगत प्रोटिस्टा के। तीसरा ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था, वह है जगत कवक। जगत कवक। तो जगत कवक में अभी क्या क्या है? इसकी विशेषता क्या है कि ये परपोषी सजीव होते हैं।
क्या होते हैं? परपोषी सजीव होते हैं ये, ठीक है। और क्या है? ये अपना भोजन सड़े गले सेंद्रीय पदार्थों से प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होता है कि जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। इसका मतलब जगत कवक जो है वो मृतोपजीवी होते हैं। यह एक कोश की अथवा बहुकोश की होते हैं। एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय। यह एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? किण्व अथवा और फफूंदी, ये इसके उदाहरण हो गए। तो जगत कवक में आपने क्या पढ़ा कि ये परपोषी होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, मतलब अपना भोजन ये सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। इसका उदाहरण आपने क्या देखा? किण्व और फफूंदी। चौथे भाग में इन्होंने विभाजित किया था, वो क्या है? वनस्पति जगत। वनस्पति जगत, ओके। तो वनस्पति जगत की क्या विशेषता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति, और यह प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं। प्रकाश संश्लेषण। और क्या है? यह बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय, यह बहुकोशिकीय होते हैं। यह स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी, ये इनकी विशेषता है। मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। वनस्पतियों की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक विशेषता इसका हुआ। यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और चूँकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी बोलते हैं। और अगला क्या विशेषता है इसका? कि यह बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई, किसकी? वनस्पति जगत की। पांचवा भाग जिन्होंने विभाजित किया वो क्या था? प्राणी जगत। प्राणी जगत, इसकी विशेषता क्या है कि यह कोशिका भित्ति विहीन होती है। कोशिका भित्ति विहीन, पहली विशेषता हो गई, यह कोशिका भित्ति विहीन होती है। दूसरी विशेषता क्या है? यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उनको क्या बोलते हैं? परपोषी, या दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और तीसरा विशेषता क्या है? कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं जो है सेल्यूलोज विहीन प्रद्रव्य पटल के आवरण से ढकी होती हैं, तथा यह प्रायः गतिशील जीव हैं। गतिशील, जीव। तो इसकी विशेषता थी, क्या क्या विशेषता थी फिर से देख लीजिए। कि कोशिका भित्ति विहीन है ये, यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा है, चूँकि यह दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। तीसरा क्या है? कोशिकाएं सेल्यूलोज विहीन प्रद्रव्य पटल के आवरण से ढकी होती हैं, तथा यह प्रायः गतिशील जीव होते हैं। तो व्हिटाकर ने पंच जगत पद्धति जो इनका था, इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया था सजीवों को। पहला क्या था? जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा दूसरा, तीसरा जगत कवक, चौथा प्राणी जगत और 5वां
चौथा वनस्पति जगत और पांचवा प्राणी जगत। इस 5 भागों में इन्होंने सजीवों का वर्गीकरण किया था। इनकी विशेषता आपने एक एक करके देखा कि जगत मोनेरा एक कोश की होता है, स्वयंपोषी होता है। इसका उदाहरण देखा सर्पिलाउन और गोलार्ड। दूसरा देखा जगत प्रोटिस्टा एक कोश की होता है, स्वयंपोषी होता है, परपोषी होता है। इसका उदाहरण आपने क्या देखा, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। तीसरा आपने देखा जगत कवक परपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी मतलब ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है और मरे हुए प्राणियों से। और एक कोश की होता है, बहुकोश की होता है। और इसका उदाहरण क्या है, कीट और फफूंदी। वनस्पति जगत क्या है, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। बहुकोश की होता है, चूँकि अपना भोजन स्वयं बनाता है इसलिए इसको स्वयंपोषी कहते हैं। पांचवा प्राणी जगत जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, देखा आपने, चूँकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है इसलिए इसको परपोषी कहते हैं। और यह गतिशील प्राणी होता है। ओके, थैंक यू।